नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 12 बिंदुओं पर सर्वे करवाकर लगभग 8,000 से ज्यादा गैर पंजीकृत मदरसों की जानकारी तो जुटा ली है, लेकिन अब इन मदरसों की आय का स्रोत पता लगाने में पसीने छूट रहे हैं। गैर पंजीकृत होने के कारण इन मदरसों के फंडिंग की जानकारी सरकार तक पहुंच नहीं रही। ऐसे में जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि इन मदरसों का संचालन ज़कात की रकम से हो रहा है, किंतु ज़कात की ये रकम किस स्रोत से आ रही है और इतनी बड़ी संख्या में गैर पंजीकृत मदरसों को चलाने के लिए फंडिंग आखिर कहां से हो रही है, ये जानकारी मदरसा संचालकों ने नहीं दी है। उधर खुफिया एजेंसीज ने जो इनपुट दिया है उसके अनुसार नेपाल बॉर्डर के आसपास और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मदरसों की फंडिंग के दुरुपयोग की खबर है। कहा यह भी जा रहा है कि ज़कात से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में भी हो सकता है। कई मदरसों के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संपर्क में होने के भी सबूत खुफिया एजेंसियों को मिले हैं। इसलिए मदरसों की रिपोर्ट यूपी सरकार के लिए बहुत अहम हो जाती है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये गैर पंजीकृत मदरसे कैसे बढ़ रहे हैं। आज की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर पहले आपको सुनवाते हैं तमाम लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए, मदरसों के जो सर्वे किए गए थे वो इसीलिए किए गए थे कि ये पता चल सके कि उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उनमें और क्या सुधार किया जाना है, एवं उनके आय के स्रोत क्या हैं और उनको चलाने वाली संस्थाएं कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अगर कहीं से भी फंडिंग में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है या किसी भी तरह से कोई भी अवांछित गतिविधि में कोई लिप्त पाया जाता है तो निश्चित रूप से कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मदरसों के जो सर्वे का काम सरकार ने कराया वो उसमें बताया गया कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। मेरा एक सवाल है, कोई भी चीज़ कॉपरेशन से चल रही है, कॉपरेटिव मूवमेंट क्या होता है, जैसे अमूल है कॉपरेटिव मूवमेंट है, लोग आपसी कॉपरेशन से उसको चला रहे हैं। ऐसा ही अगर मदरसे चला रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? हाँ, आप उनसे ऑडिट मांग सकते हैं, आप उनसे ऑडिट मांगिए कि आपका पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया गया। मान्यता की जहाँ तक बात है तो दारुल उलूम देवबंद का भी मसला आया, वो तो खुद कई कॉलेजेस को मान्यता देते हैं और उसमें जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने भी कहा कि वहाँ के लिए सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसलिए बीजेपी का एक मकसद है मदरसे का नाम लेकर प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हथियार है हिंदू मुस्लिम कराने का। भाई मदरसा हो या स्कूल हो, आखिरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बनाए गए हैं, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। चलिए, सभी की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। अब हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं जो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जावेद अहमद साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र सिंह बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। मौसम जैदी, नेता है सभा के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अहमद जावेद, मुस्लिम स्कॉलर है, सर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले राघवेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। सरकार ने 45 जिलों का सर्वे कराया, फिर कई सारे जो अमान्य थे उनकी भी लिस्ट तैयार कर ली, फिर उनसे डेटा मांगा और ये भी पूछा कि भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो फंडिंग नहीं मिली। आपने कहा कि आप सुधार के लिए ये सर्वे करा रहे हैं, अब आपके पास आंकड़े नहीं है, तो ये सुधार अब करेंगे कैसे? निश्चित रूप से सबसे पहले जो ये व्यवस्था थी कि एक फॉर्मेट दिया गया था जिसमें एक टेंटेटिव चीजें मांगी गई थी कि आपका मकान किराए पर है कि खुद का है, बच्चों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था है, शौचालय की क्या व्यवस्था है, छात्रों की संख्या कितनी है, अध्यापकों की संख्या कितनी है, फंडिंग कहाँ से आ रही है और आपका पाठ्यक्रम क्या है। इस प्रकार से छोटी छोटी जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद जब ये पूरी जानकारी इकट्ठी कर दी गई तो उनसे पूछा कि आप, जब ये पूरी जानकारी आ गई उसमें बड़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अभिषेक जी, इतने मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें से आधे मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा हमारे उत्तर प्रदेश में है, दारुल उलूम देवबंद। उससे संबंधित लगभग 4,500 मदरसे हैं। दारुल उलूम देवबंद खुद स्वयं में नहीं मान्यता प्राप्त है। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे, ये वास्तविकता में इससे पहले जो प्रदेश और केंद्र में सरकारें रही हैं उनकी लापरवाही रही है। अगर हमें लग रहा है इन मदरसे जो संचालन कर रहे हैं उनसे अगर ये कहा जाता आप इसकी सूची दे दें तो मुझे लग रहा है उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश के मदरसों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जिस प्रकार से गरीब छात्रों के भविष्य के साथ मदरसों में मजाक उड़ाया जाता है,
निश्चित रूप से वहां तक ये जानकारी निकल के आई है अभिषेक जी, कोई किसी मदरसे में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है अध्यापकों को भी नहीं पता है, सिर्फ एक जो उनका धार्मिक पुस्तक है उसको अध्ययन कराया जाता है, और जो अन्य सब्जेक्ट है उसकी शायद मदरसों में कतई बिल्कुल भी शायद कहीं पढ़ाया जाता हो, बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात, जो पैसे का स्रोत था, कोई भी मदरसा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, शायद ही 1-8% दे पाए हो। सब लोग ये कह रहे थे ज़कात के पैसे से ही मदरसा चल रहा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश या देश में सभी व्यवस्थाएं जो है चुस्त दुरुस्त रखनी है तो सबको जो मुख्य मार्ग पर आना पड़ेगा, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सबका मान्यता प्राप्त कराना पड़ेगा, और जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुविधाएं हैं बेहतर हो वो मदरसे सुविधाएं लेने का काम करें, और जो सब्जेक्ट है, जो विषय जो है, अपना जो शिक्षा जो धार्मिक जो पुस्तक है उसके साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हमें लग रहा छात्रों का भविष्य भी सुधरेगा और वो देश की मुख्य धारा में भी शामिल हो सकेंगे। राघवेंद्र जी, आपने कई सारी बातें कही। मेरा एक सवाल यह है कि 7 साल से आपकी सरकार ने मान्यता दी नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि उनके पास डेटा नहीं है जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो आप जिस संस्थान को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल तौर पर, ताकि ये जुटा सके, जानकारी जुटा सके कि सोर्स क्या है फंडिंग के, तो वो तो तब होगा ना जब पहले आप उनको मान्यता या अमान्य करेंगे। आपने वो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ही शुरुआत से खत्म करके रखा था, अब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है। नहीं, हमने नहीं खत्म करके रखा था जी राघवेंद्र जी। तो मदरसे चाहते हैं लोग एफिलिएट हो सकते हैं, मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, कोई ऐसी सरकार की तरफ से रोक नहीं सकती। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाया और ये प्रयास किया उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं सभी मान्यता प्राप्त हो और देश और प्रदेश की मुख्यधारा में शामिल हो। जी अहमद जावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि जो फंडिंग हो रही है वो ज़कात से हो रही है, सबसे पहले आम दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा ज़कात का मतलब आप समझाएं, और उसके बाद जो आपत्ति जताई जा रही है कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं पे, वो आपत्ति के पीछे कारण क्या है? जी, आपका जो सवाल है जिस पे चर्चा है काफी महीनों और हफ्तों से इस पे काफी चल रहा है, इसमें जो मूल भावना है इस सर्वे के पीछे और जो सरकार की मंशा है, जैसा कि हमारे बीच में प्रवक्ता बता रहे हैं कि सर्वे होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सर्वे के जो 12 सूत्री या 12 बिंदुओं पे जो सूचना एकत्र करना है उसका भी कार्य पूरा हो गया। अभी जल्द ही हाल ही में जो मान्यता गैर मान्यता की जो श्रेणी में जो मदरसों की संख्या आई है वो भी हमारे सामने है। इसी बीच में 2 रोज पहले सरकार ने 1 से 8वीं तक के अल्पसंख्यक के जितने शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनसे उनकी स्कॉलरशिप छीन लिया गया, ये बताते हुए कि सरकार देने की स्थिति में नहीं है। अब जो आप मदरसों के पास जो अनुदान या जो उनके पास जो पैसे आते हैं उनके कई स्रोत हैं, एक तो ज़कात है, एक चंदा वसूला जाता है, और इस देश में या दुनिया के हर देश में जो कानून संबद्ध हैं, हर मजहब को प्रैक्टिस करना, उनको शिक्षा दीक्षा के लिए हमारे संविधान में उसकी आज़ादी है। अगर धार्मिक पहलू से अगर कोई मदरसे से धार्मिक की पढ़ाई, धार्मिक अपने फरोग, अपनी जानकारियों के लिए अपने बच्चों को तालीम देता है, उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्ता में कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ संविधान के अनुरूप नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि क्या ज़कात का पैसा क्यों दिया जाता है, कहाँ से आता है। तो मैं आपको एक बहुत ब्रीफ छोटी सी बात बताऊं कि हर इंसान को इस्लाम में जब 1440 वर्ष पहले जब इक़ाम हुआ उसमें ज़कात को फर्ज करार दिया गया। मिसाल के तौर पे आपके इनकम और आय से जो स्रोत से जो कमाई हुई और आपने 100 रुपये में 10 रुपया बचाया, जो आपका एक्चुअल जो है आपका इनकम हुआ, उस इनकम से 2.5% जो है अपने गल्ला, अपने राशन, अपने आमदनी और अपने जो मूवेबल इमूवेबल जो एसेट हैं उससे वो निकालता है ईमानदारी के तौर पे। तो एक आपको मैं आंकड़ा बताऊं, ये कई अरब नहीं, लेकिन जावेद जी एक और बात है, आपने अभी कुरान का जिक्र किया, इसी का मैं भी जिक्र करूंगा कि उसमें यह भी तो लिखा है कि ज़कात का पैसा सही लोगों तक पहुंचाना भी ज़कात देने वाले की ही जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए इन शैक्षणिक धार्मिक संस्थानों में क्या व्यवस्था है,
कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं ज़कात देता हूँ, मैं ज़कात देने वाला हूँ, दान देने वाला हूँ, तो अगर मुझे जानकारी चाहिए हो या मुझे सुनिश्चित करना हो कि मैंने जिस उद्देश्य से दान किया, तो वो आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करेंगे कि सही जगह पर ही पहुंचा है दान जो मैंने दिया है? उसके लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, दुरुस्त है। देखिए, दो तरह की बात होती है, आपने जो बताया ये दोनों उसके मूल भावनाओं में से हैं, उसके आत्मा में से, कि किसको देना है, कौन जायज और सही तरीका है। तो जहाँ पे मजहबी, शैक्षणिक और जो उसका जो पहला पहलू है जो आपको उसको टच करता है, ये लड़के यतीम, गरीब और बहुत ही जरूरतमंद होते हैं, इनके माँ बाप स्कूल में अपने पढ़ाने के लिए खर्चे बेयर ना कर सकें। तो ये जो शैक्षणिक संस्थाएं, जो मदरसा हम जिसको कहते हैं, मकतब कहते हैं, उसमें रहना खाना फ्री होता है। मैं आंकड़े पर अगर आपको ले जाऊं तो कई हजार करोड़ रुपए ज़कात सालाना इसमें चला जाता है, दुनिया में कई अरब चला जाता है। तो ये सारे पैसे मदरसों में नहीं जाते हैं। जैसा आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने हिंट भी दिया कि मुस्तहक आदमी, जरूरतमंद आदमी वो समाज का ही होता है, वो किसी धर्म मजहब से ही होता है। तो ये मानवता को दूर करने के लिए, उसकी तालीम के लिए, तरबियत के लिए एक अच्छा नागरिक बने। और मदरसा एक मकतब है, पाठशाला है, आप उसको उस चश्मे से न देखिए। ये आपको बताएं, 12 लाख लड़के पढ़ते हैं हिंदुस्तान में, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी एक आपने आंकड़ा बताया, और आपको हैरत होगी कि 100 करोड़ रुपए अनुदान मिलता है, भारत सरकार देती है। ये मदरसे जो है, जावेद साहब, मैं ये दरअसल जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा संक्षिप्त क्योंकि समय सीमित है, कि अगर मान लीजिए कि मैं दान करने वाला हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, दान करता जानना चाहता है कि मैंने जहाँ दान दिया वो वहाँ तक पहुँचा कि नहीं, और जिस उद्देश्य से पहुँचा वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, ये कैसे सुनिश्चित करते हैं मदरसों में, किस तरह से सुनिश्चित किया जाता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी, मदरसों का बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर होता है, जैसे दारुल देवबंद है, नदवा है और बहुत सारे मदरसे हैं जो उनको आप उससे आप एसोसिएट भी होते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि उसे आप इम्पैनल होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं, उनसे आप उसके करिकुलम, उसके सारी चीजों का होता है। उसके साथ साथ जो पैसे आपने 100 रुपया अगर दिया और आपने बताया कि इस काम के लिए लगा होता है, तो उसका रिकॉर्ड होता है, वो ट्रांसपेरेंट है। हाँ, वो मदरसे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पठन पाठनी काफी कमजोर है, जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो अपने मनमर्जी से हो जाता है। जी, कच्चा काम होता है, मतलब जी, हाँ, कच्चा काम होता है, मतलब उतना डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है जो संस्थान के तौर पे आप कच्चा से काम है। जैसे इन्होंने खुद ही बताया कि चौंकाने वाले बात है, चौंकाने वाले नहीं है। जैसे उनसे आपने पूछा कहाँ से पैसे आए, वो डर गया, नहीं बताया आपके पास, उसके पास अकाउंटिंग नहीं है। इन चीजों के लिए सरकार अगर नियत से अगर सर्वे किया है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, और हम ये मानते हैं कि सरकार काफी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए सोच रही है। हर आदमी का विकास हो, ये भी आपके जीडीपी में इसका रोल हो, ये भी आत्मनिर्भर भारत बनाए, और ये भी आपको स्वावलंबी हो। तो ये जरूरी है कि सरकार उसके शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके मदरसे, जैसे आपने बताया नेता की भी अगर कोई प्रक्रिया अपनानी है, ये सभी जो है किसी न किसी सरकार या गवर्नमेंट के बनाए हुए कैसे चलते हैं। नहीं, पर अगर आप ये कह रहे हैं कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सारे नियम कायदों को जो है सरकार ही फिर बनाए, ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास की जानकारी होती है, तो ये जानकारी सरकार के साथ साझा करने में किस बात की तकलीफ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं है। आप देखिए, जिन मदरसों का सर्वे किया है, जिस मदरसे का इन्होंने जिक्र किया है, वो स्टेट ऑफ आर्ट यूज करते हैं, वो बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं, वो बच्चों को सारे लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। वो आप मदरसे बहुत ही लैस हैं, और वो बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, IAS में आ रहे हैं, वो बच्चे जो हैं आपके JEE में आ रहे हैं। तो आप हमें उनको सुविधा देना है, न कि हम उनको नफरत के चश्मे से या भेदभाव के चश्मे से। क्या हमारा कोई अंग अगर अपाहिज हो जाएगा तो क्या हम उसकी बेहतर इंसान बनने या बेहतर स्वस्थ मानेंगे? इसी तरह अगर समाज में भी ऐसा वर्ग जो पढ़ा न रहे, शिक्षित न रहे, तो हमारे लिए हानिकारक है। तो हमें सब लोगों को संजीदा होना चाहिए कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप अभी मैं बताऊं, आपने 1 से लेकर 8वीं तक का जो स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक बच्चों का आपने कल बंद कर दिया। आप तो कहते हैं कि सर्वे हम करा रहे हैं, हम बेहतर कंपोनेंट देंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, एक मेन स्ट्रीम में लाएं। आप बताइए किसी बच्चे कहाँ जाएंगे? सारी प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहे हैं, बदल नहीं है। यही आपसे अनुरोध है आपके पैनल से कि सरकार बच्चों के तालीम के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से और उस मीसम जदीद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने जावेद अहमद साहब को सुना, तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, सर्वे भी करवाइए, जो फंडिंग आ रही है उसका डेटा भी आप रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ये क्यों बोल रही है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है?
देखिए अभिषेक जी, जावेद अहमद साहब ने एक बहुत पढ़ी लिखी बात करी है। उन्होंने किस तरह से समझाया कि मदरसों में किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं और ज़कात को किस तरह से ट्रांसपेरेंसी तरीके से उसकी लिखा पढ़ी लगी जाती है, पैनल बैठता है, इसकी बात बताई उन्होंने। मगर ये जिनको बता रहे थे उनके बारे में मैं बता दूं कि ना कभी वो स्कूल गए, ना कॉलेज गए, ना मदरसे गए। उनका स्कूल कॉलेज मदरसे से कोई खैर लेना ही ना नहीं है। उनको चाहिए है कि एक मुद्दा हमेशा बना रहे हिंदू मुसलमान का, और प्रदेश में देश के अंदर किस तरह की अराजकता फैलती रहे। क्योंकि जब इन्होंने मदरसे की जिस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड कराना शुरू किए, मदरसे के कहाँ कहाँ कौन कौन पंजीकरण है नहीं है उनके, तो इनका कोई रोड मैप तैयार नहीं था। उसके मदरसे, इनको विकास के और मदरसे के पढ़ने लिखने के बारे में इनसे कोई मतलब नहीं था। इनको मतलब था कि प्रदेश के अंदर हलचल पैदा की जाए, आने वाले चुनाव में किस तरह से इसका फायदा लिया जाए। अब जब सर्वे की रिपोर्ट आ गई है तो आप क्या चाहते हैं? आप उस मानक के तौर पर आप मदरसों के नवीनीकरण के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? आप कैसे उसका नवीनीकरण करना चाहते हैं, कैसे उसका ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, किस तरह से उसमें आप छात्रवृत्ति और उस तरह से बच्चों का प्रोत्साहन करना चाहते हैं कि जिससे देश में बच्चे पढ़ें लिखें, काबिल बने और देश के अंदर सामाजिकता, भाईचारा, आपस में से बना रहे, लोग एक दूसरे से, तो एक मजहब जो इंसान को बताता है पर मिसम साहब ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि कई ऐसे संस्थान मिले हैं जहां पर जो गतिविधियां है वो संलिप्त पाई गई हैं। बात की नीति ठीक नहीं है तो आप नीतियां कहाँ बना पाएंगे? जी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान मिले हैं जहाँ पर ऐसी गतिविधियां हो रही है, संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की ही तो जिम्मेदारी है ना कि इसको सुनिश्चित करे कि जनता सुरक्षित रहे। तो ऐसे संस्थानों पर तो कार्रवाई करेगी। एक मदरसा बताइए, आप या बीजेपी की पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कोई एक मदरसा बताएं जहां से आतंकवादी पकड़े गए। और आप वो क्यों नहीं बताते हैं कि अब्दुल कलाम आजाद जैसे हमारे देश के होनहार राष्ट्रपति, जो देश के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट थे, वो एक मदरसे से पढ़ के निकले हैं। आप हमेशा उस मक्खी का काम क्यों करते हैं जो पूरे बदन को छोड़ करके वो सिर्फ जख्म पर जाकर के बैठती है? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप उसमें से अच्छाइयां क्यों नहीं ढूंढते हैं? आप ये क्यों नहीं ढूंढते हैं कि अभी जावेद अहमद साहब ने कहा कि लाखों लड़के उसमें पढ़ रहे हैं, कितने लड़के उसमें हमारे सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं? आप इसकी बात क्यों नहीं करते? आप हमेशा कमजोर चीज पर वार करके हमेशा एक पक्ष को टारगेट करने का काम करते हैं। आप हमेशा दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, आप जोड़ने की बात नहीं करते हैं। हमारा यही कहना है, वो बीजेपी हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज, कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो, दल बाद में है, पहले मानवता, पहले इंसानियत है, पहले जोड़ने का काम करिए। आप जावेद अहमद को और मीसम जैदी को आप हमेशा एक किसी पर्टिकुलर किसी एक मजहब से एंगल के जोड़ के क्यों देखना चाहते हैं? आप कोई एक संप्रदाय के हिस्से से क्यों देखना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि जावेद अहमद साहब के दिल में, मीसम जैदी साहब के दिल में, और जो प्रवक्ता यहाँ कांग्रेस के बैठे, पहले वो इंसान एक मानवता के तौर पर उन्हें क्यों नहीं देखना चाहते हैं? ये क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि वो भी देश के लिए जान दे सकते हैं अपनी? और इतिहास में दर्ज है कि आप जा करके देखिए दिल्ली पर जी जा करके कि किस राघवेंद्र तरह जी, से लाइन से तमाम कई ऐसी चीजें हैं जो आप सुन रहे हैं मिसम साहब को। मैं इसमें एक और चीज ऐड अप करना चाहूंगा कि लिखा कहा तो ये भी जाता है कि दानकर्ता जो, एक मिनट मिसम साहब, आपकी बात सुनी है, राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, दानकर्ता यानी कि जो दान कर रहा है और दान लेने वाला, उन दोनों की जानकारियों को प्राइवेट गुप्त रखा जाता है ताकि किसी तरह की असहज स्थिति ना बने, किसी तरह की शर्मिंदगी ना हो। लेकिन इस तरह की स्थिति जो अब पैदा हो रही है जहां पर ना डेटा अवेलेबल है, जी राघवेंद्र जी, तो इसे किस तरह से ठीक करेंगे आप? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि उद्देश्य ये नहीं है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सही रहे। बैठ करके जूरी ने बट जूरी में उसको नकार दिया, उस फिल्म की कितनी मुखालफत करी, जिसमें बीजेपी के स्वयं मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर बैठे, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हो, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो क्यों नहीं वहां पर दहाड़े और विश्व गुरु की बात करी और उन्होंने जाकर के वहां पर क्यों नहीं कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं? विषम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कश्मीर फाइल दिखा करके, और आज कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है? जिस अग्निहोत्री ने मूवी बनाई थी, आज करोड़ों रुपए का उसने घर ले लिया, और कश्मीरी पंडित क्यों बने हुए हैं? अगर आपको इतनी मोहब्बत है कश्मीरी पंडितों से तो आपने उनके लिए क्या किया? नहीं,
ना तो पंडित से मतलब है, ना किसी अब से मुल्ला से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। आपको मतलब है उत्तर प्रदेश की धरती पर कैसे 100 साल चिपके रहे, राज करें। अभिषेक जी, इनकी आवाज बंद करिए, कहाँ से ले आते हैं आप? मीसम जी थोड़ा सांस ले लीजिए, आपने इतना सारा बोल दिया। मैं राघवेंद्र जी आपसे वैसे हाँ, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि जाहिर तौर पर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन उद्देश्य तो ये भी होना चाहिए ना कि जो दान करता, जो दान करना चाहता है और जो दान ले रहा है, इन दोनों की जानकारियां गुप्त रखी जाती है और खासतौर से धार्मिक संस्थाओं में इसका पालन किया जाता है। एक उद्देश्य ये भी है, लेकिन इस तरह से हस्तक्षेप किया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि व्यवस्था बनने की बजाय और बिगड़ती चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहां संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं। ये कहने में कतई गुरेज नहीं है। मदरसों का उपयोग जो है गरीब बच्चों को, गरीब मदरसों में मुझे लगभग 99% गरीब परिवारों के बच्चे अभिषेक जी पढ़ते हैं और उनको ये लोग धार्मिक शिक्षा ही देते हैं। हमें लग रहा है 4 यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इनमें किसी के परिवार का बच्चा मदरसों में नहीं पढ़ता होगा। मदरसों में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो सब विषय होते हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट जो है धार्मिक होता है। ये लोग बच्चों का जो सिर्फ इस प्रकार से जैसे सिर्फ कुरान ही अधिकतर पढ़ाई जाती है और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो ये चाहती है देश को मुस्लिम। राघवेंद्र जी, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप करेंगे कैसे? आप सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेंगे एक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान पर, तो ये जमीनी तौर पर प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो पाएगा? नहीं नहीं, उसकी योजना बन रही है। उत्तर प्रदेश हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। चलिए ठीक है, जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद जी बोलिए। बड़े पैमाने पर मुस्लिम वर्ग हम लोगों से जुड़ रहा है। आज की तारीख ये हमारे जो साथी बात कर रहे हैं, जुड़ रहा है जी, बार-बार ये जुड़ रहा है। आप उस चीज को आप चुनाव लड़ रही है, बात कह रहे हैं कि संदिग्ध है, संदिग्ध का डेटा जो है जुड़ रहा है, होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ मदरसे के मुद्दे पर बात चल रही है, मदरसे के मुद्दे पर रखिए कि उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या उनकी राय अमल है। आप लोग काफी देर से बात कर रहे थे, आप इंटरप्ट ना करें प्लीज। और हर मजहब को अपने शिक्षा दीक्षा की आजादी इस देश में है। जावेद अहमद साहब एक मिनट रुक जाइए। अब मैं एक्चुअली दोनों के नाम सिमिलर है तो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद की मैं बात कर रहा हूं, सर आप बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था, जब मदरसे की बात आती है, एक्चुअली हिंदुस्तान में आज जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना, वो बहुत गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आप जब इस पीढ़ी को आप ये नहीं बताएंगे कि रेशमी तहरीक चलाने वाले लोग देवबंद के पढ़े हुए थे, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाले लोग देवबंद मदरसे के थे, जब इस हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री, आज शिक्षा की बात हो रही मदरसे की, तब हमारे जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जैसे काबिल लोग मदरसे के पढ़े हुए हैं। आप ऐसी बातें करते हैं, जब ये बातें आप अपनी पीढ़ी को बताएंगे, पैदा करती है मदरसे के लोग, अशफाकुल्लाह खान पैदा करते हैं। जब आप ऐसे बताएंगे लोगों को कि हमारे आइकन, सोशल आइकन, तब वो बच्चों के अंदर जो है मदरसों के प्रति, मुस्लिम के प्रति जो है एक विश्वास पैदा होगा। जो एक बच्चा स्कूल में आज जाता है, जो माहौल बना दिया गया है, तो आज एक विशेष वर्ग के बच्चों के साथ एक छोटा बच्चा नफरत की भावना लेकर के चल रहा है। उसे ये पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम भी मदरसे के पढ़े हुए थे और इस देश के आजादी के बाद पहले। पर जावेद साहब, अब कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जो ज़कात की जो राशि जिस उद्देश्य से ली गई, कई ऐसी घटनाएं आई हैं। जावेद साहब, दी जाती है, मदद की जाती है। एक वो ज़कात होती है जो दी जाती है, जो 2.5% की है। दूसरी ज़कात का इमदाद वो होती है, वो कहते हैं कि एक हाथ को भी पता ना चले। आप जब गरीब मिस्कीन या किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए तो आप राइट हैंड से दे रहे हो तो लेफ्ट हैंड को नहीं पता होना चाहिए। जो इस तरीके के लोग, जो लोगों को लगता है कि हमें गरीबों के साथ, वो जरूरी नहीं कि मदरसे पर जावेद साहब इसी बात का तो कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं ना। ऐसी भी घटनाएं सामने आई है जहां पर जो ज़कात की रकम दी गई दानकर्ता के द्वारा, उसका व्यक्तिगत इस्तेमाल कर लिया गया, उसका दुरुपयोग किया गया। ऐसी भी कई घटनाएं आई हैं। हाँ, रहा सवाल, आप इंटरनल ऑडिट कीजिए, एक्सटर्नल ऑडिट कीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, आपका हक है, आप गवर्नमेंट में बैठे हैं। लेकिन केवल एक नैरेटिव फैलाना, मदरसे का सर्वे हो रहा है। अरे भाई, सर्वे आपने किया, उसमें आया, जो सर्वे में आपने बताया है कि इतने बच्चे, आप सुनिए,
1952 टीचर हैं, 39,298 जो है बच्चे हैं, यानी 20 बच्चों पर एक शिक्षक आपका सर्वे बता रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे इंस्टीट्यूशन में 20 बच्चों पे एक टीचर नहीं होता कि इस तरीके का आपका सर्वे है। आपकी रिपोर्ट ही जो है सही नहीं है। जब आपका सर्वे करने वाला, रिपोर्ट लगाने वाला आप खुद बैठे हुए हैं, दूसरे को आप ना सुनेंगे ना दूसरे की मानेंगे, आप अपना ही कानून लगा करके जो है केवल और केवल इस देश में जुमला चल रहा है, झूठ चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे। अरे हम ये कह रहे हैं, राघवेंद्र जी समय नहीं हमारे पास, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। 1 मिनट जावेद जी, समय नहीं है। नैरेटिव फैलाएंगे, ये जुमलेबाजी चलिए ठीक है, कोई आंकड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हमारे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय हमारे पास सीमित था। तो ज़कात की राशि को लेकर कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। कई पंजीकृत मदरसे हैं जहां पर सुव्यवस्थित तरीकों से जो है, जिस उद्देश्य से राशि दी जा रही है उसका सदुपयोग भी हो रहा है, लेकिन कई ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर ज़कात की रकम का जो सही उपयोग होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हालांकि इस मामले में ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो डेटा रिक्वायर्ड था सरकार की तरफ से, सरकार ने जो डेटा मांगा था वो मिला नहीं है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर एक विरोधाभास बनते हुए दिख रहा है। खैर, आने वाले समय में सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है, क्या मदरसों को संचालित करने वाले लोगों को अपने विश्वास में ले पाती है और एक ऐसा व्यवस्थित सिस्टम बना पाती है जिसमें हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश ना हो, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।